जिस बात का जिक्र हम विकास यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, इसकी नींव पड़ी थी रमन सिंह सरकार में। बहुत स्वागत करना चाहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का। इसके साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक और सीईओ दिलीप तिवारी जी से आग्रह करूंगी कि वो स्वागत करें पूर्व मुख्यमंत्री जी का। डॉक्टर रमन सिंह लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की बागडोर इनके हाथों में रही और खास तौर पर सस्ता अनाज इनके कार्यकाल में सुर्खियों में रहा था। तो विकास की रफ्तार कहीं रुकी नहीं और ये लगातार आगे बढ़ती रही और इसी वजह से 15 सालों तक बीजेपी का यहाँ राज रहा। और ऐसे में अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो उसके लिए रमन सिंह को। हालांकि अब वो विपक्ष में है लेकिन अभी भी मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं और जाहिर तौर पर जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो तो ऐसे में रमन सिंह कहीं भी पीछे नहीं हटते। इसी वजह से जनता के हितैषी भी वो रहे और 15 सालों तक बीजेपी की यहाँ सरकार रही। लेकिन आपको बता दें कि लोकप्रिय नेता के तौर पर भी इनकी पहचान है और खास तौर पर जनता से जुड़े हमेशा रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर विपक्ष में भी हैं तब भी सरकार कहां पर उसकी खामियां रही हैं उनको भी समझाने की कोशिश रहती है। वो मुद्दे भी हर मंच से वो उठाते हैं और मैं चाहूंगी हमारे सीईओ से कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। मेरा भी माइक ऑन। हेलो हेलो। तो जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि जो राज्य सरकार है लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे में अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो नवा छत्तीसगढ़ जिसका नारा बार बार दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको साकार करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक डॉक्टर रमन सिंह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और जो थीम है, किस तरह से आपने एक सरकार चलाई, आपकी सरकार के आने के बाद जो बदलाव छत्तीसगढ़ में हुए वो आप हमको बताएंगे ज़रूर। लेकिन ये 2 साल में जो भूपेश बघेल सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, उसने क्या कुछ किया, किस तरह से नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात हुई। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल पहला ये है कि इस वक्त केंद्र में और देश के ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी या उनके सहयोगियों की सरकारें हैं। कांग्रेस बहुत कम राज्यों में सिमट गई है और एक राज्य आपने हाल ही में छुड़ा लिया, वो है मध्य प्रदेश। और जिस तरह से आरोप लगे, खरीद फरोख्त हुई, राजस्थान में भी ये खेल हुआ, लेकिन राजस्थान की सरकार बची। ये कांग्रेस का कहना है कि खरीदने और बेचने का काम आपकी पार्टी करती है। लेकिन मेरा सवाल है कि किसान सड़कों पर हैं, विरोधी तमाम, चाहे वो आपके पूर्व सहयोगी हों, अकाली दल के लोग हों या और भी ऐसे सहयोगी हैं जो अंदर खाने कह रहे हैं कि इस किसानों की बात माननी चाहिए। जब आप कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों का भला करेंगे, जय किसान का भी नारा इस देश में कभी पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। और आज किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के चारों तरफ घेरा डालकर बैठा है। आप क्या कहेंगे, ये सरकार के स्तर पर चूक हुई है या सरकार जो सपने दिखा रही है वो किसान मानने के लिए तैयार नहीं? जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है और जिस प्रकार लगातार 5 राउंड 6 राउंड की चर्चा हुई, जब पार्लियामेंट में ये कानून पास हो रहा था और उस समय सभी लोगों ने इस बात को देखा, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, बातचीत हुई और पूरे बहुमत के साथ पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत के साथ पास हुआ। उस समय किसी राजनीतिक दल ने इस विषय को उठाया नहीं, गंभीरता से रखा नहीं। और आज सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक दल जो जनता के दरबार में जाकर अपने चुनाव हार चुके हैं, खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए किसानों के कंधे में रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, इसलिए इस आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है। इस कानून में ऐसी कोई बात ही नहीं है
जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचाया जाए, बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने, बहुत स्पष्ट रूप से कृषि मंत्री जी ने, अमित शाह ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा है। जो शंकाएं हैं उनकी, उस शंका का एक एक का निराकरण हो चुका। मंडियां बंद नहीं होगी, स्पष्ट रूप से कह दिया गया। एपीएमसी एक्ट के तहत किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि देश की मंडियां बंद हो जाएं, बल्कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। मंडियों को मजबूत करने के लिए और उसके साथ साथ दूसरा विषय जो आता है कि मंडियों की स्थिति क्या रहेगी, और मंडी के साथ साथ जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और एपीएमसी एक्ट के बारे में कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में 2019 के उनके घोषणा पत्र को देखेंगे, 19 नंबर पेज के पैरा नंबर 11, 12 और 16 आप पढ़ लेंगे। वो 11, 12 और 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन करेंगे, हम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में परिवर्तन करेंगे। और ये बात इनके घोषणा पत्र में ही नहीं है, बल्कि राहुल जी के भाषण में भी ये विषय आ चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे सहमत हूं कि लिखा है, ये विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस ने तब के अपने घोषणा पत्र में लिखा था, ये बात साफ है। लेकिन समस्या ये है कि आप लोग किसानों की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो वो कहना चाहते हैं, वो कहना ये चाहते हैं कि हमने आपकी भी सुन ली, हमने कांग्रेस की भी सुन ली, लेकिन जो आप कानून लेकर आए वो मंजूर नहीं है। दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार का ईगो, सरकार का जो अहम है वो क्यों इतना बड़ा है कि सरकार जिस किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना डालने की बात करती है, जिसकी इनकम डबल करने की बात करती है, आपके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सिपाही जो या सहयोगी, जिनको आप कहें सिपाही न कहें, वो अकाली दल के लोग थे, उन्होंने आपका साथ जोड़ दिया। प्रकाश सिंह बादल जो है वो कहते हैं कि हम अपना पद्म सम्मान लौटा देंगे। तमाम लोग सड़कों पर है। ये इसको आप कहेंगे कि क्या केवल कांग्रेस इसको बरगला रही है? क्या आम आदमी पार्टी इसका माइलेज लेना चाहती है? तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या झुंझुना बजाएगा? आम आदमी पार्टी की बात तो करिए मत। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कानून बनने के बाद 20 दिन के अंदर 100% क्रियान्वयन आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली के विधानसभा में इस कानून को मंजूरी दे दी। जब आप कानून को मंजूरी दे रहे हो, जब आप सहमति दे रहे हो, सहमति देने के बाद आप तुरंत 15 दिन बाद कैसे पलट सकते हो? तो ये गलत बात है कि आप किसानों के सामने जाते हो तो कुछ बात बोलते हो, किसानों की अलग से हट जाते हो तो आपकी ज़बान बदल जाती है। ये दोहरा चरित्र जो दिख रहा है वो कांग्रेस का भी दिख रहा है, लेफ्ट का भी दिख रहा है, आम आदमी पार्टी का भी दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि खोई हुई ज़मीन वापस लेने का इससे बेहतर अवसर नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे आंदोलन को भड़काने का काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, पहला कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा कर लिया। दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती है, और कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ, वो भी किसानों ने इस प्रोटेस्ट की अगुवाई की है। और उन्होंने कहा कि हमको दल समर्थन दे दें, लेकिन हम अपने मंच पर राजनीतिक दलों को जगह नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक तरह से विपक्ष तो ठीक है, आपकी मुखालफत करेगा, लेकिन केवल और केवल विशुद्ध रूप से किसानों की अगुवाई में चलने वाला ये एक आंदोलन है, जिसको सरकार सही तरीके से समय रहते ना तो उनको समझा पा रही है, ना उसको कंट्रोल कर पा रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, दूसरी तरफ सारे राजनीतिक दल के लोग जो आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बंद के समर्थन में खड़े होते हैं और किसानों के साथ खड़े होते हैं, आंदोलन भी दिखते हैं। तो या तो विशुद्ध किसान आंदोलन है या विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, ये दोनों में घालमेल दिखना नहीं चाहिए। लेकिन आपके ही एक मित्र, सहयोगी और हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस आंदोलन में खालिस्तान के लोग आ गए हैं। तो पंजाब का किसान अगर सड़कों पर है तो उसको आप असामाजिक तत्व आ सकते हैं, लेकिन आप खालिस्तान और असामाजिक तत्वों का आंदोलन कैसे कह सकते हैं? यार, इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन है और निश्चित रूप से उस किसान आंदोलन को पंजाब के लोग, मैक्सिमम लोग हैं जो उस आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए बाकी भाषा का उपयोग इस आंदोलन के लिए करना मैं उचित नहीं मानता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो अब जो सरकार है वो ये कहती है कि जब हम धान खरीदी की बात करते हैं तो हमको केंद्र सरकार से बारदाना का मामला हो, अड़ंगा लगाने का मामला हो, फंड का मामला हो, तब आप सपोर्ट नहीं करते। तो आपकी पार्टी किसान हितैषी कैसे है? अरे भाई, ये बहानाबाजी छोड़ देना चाहिए। सरकार 2 साल हो गए हैं, अब तो मैच्योर हो जाइए, समय आ गया है।
पहले 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात होती थी, आज केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा के 40 लाख मीट्रिक टन को 60 लाख मीट्रिक टन। 60 लाख मीट्रिक टन चावल का मतलब होता है 90 लाख मीट्रिक टन धान। 90 लाख खरीदने की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने दे दिया है कि तुम जितना धान खरीदोगे इस पूरा का पूरा धान एफसीआई ले लेगा। कहाँ की बात, इससे बड़ा सपोर्ट और किसी सरकार को कहाँ हो सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर में जो केंद्र सरकार कर रही है, इससे बड़ा योगदान पीडीएस सिस्टम के लिए, किसान के भले के लिए, और किसान अपना पूरा धान खरीद सके। ये तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टारगेट इतना बड़ा जम किया है। कहाँ 40 लाख और कहाँ 60 लाख मीट्रिक टन। आपके पास एक भी क्विंटल धान नहीं बचेगा, आप पूरे के पूरे धान को किसानों से लेकर एफसीआई को दे दोगे। कहाँ के झंझट, कहाँ की दिक्कत। बारदाना तुम्हारी असफलता है भाई। अब बोरा भी केंद्र सरकार ला के दे, कांटा भी तुमको दे, तराजू भी तुमको दे, तो फिर तुम करोगे क्या। फिर राज्य सरकार की भूमिका क्या है। इसके लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। बारदाना के लिए कलकत्ता के जूट मिल से बात करना पड़ता है, एडवांस पेमेंट होता है, उसकी खरीदी होती। बाकी वन यूज़ का भी बारदाना मिलता है, उस पर उपयोग होता है। इसको यानी आप बहानेबाजी मत करिए। डॉक्टर साहब, लेकिन आपका तो अनुभव है, 15 साल का अनुभव, लंबा अनुभव है, तो आपने सलाह नहीं दी कि भाई बहानेबाजी नहीं, हम बता देते कैसे बारदाना खरीदना। नहीं, बारदाना खरीदने की बात हो या पीडीएस सिस्टम को, इस पीडीएस सिस्टम को तैयार करने में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी जब हम लोग सरकार में काम शुरू किया। आज वो 5 लाख से बढ़ते बढ़ते 70 लाख मीट्रिक टन तक हमने धान खरीदा, और अब 80 लाख और 85 लाख तक की धान खरीदी हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में डेवलप हुआ है, वो सिस्टम हमने पूरी मेहनत करके लगातार एक बेहतर पीडीएस सिस्टम डेवलप किया, जिसमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कही। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं इस मंच पर, और थोड़ी देर बाद हम आपको बुलाते हैं। पहले डॉक्टर साहब को सुन लीजिए कि स्वस्थ विपक्ष की भूमिका भी जरूरी है। विपक्ष आपको आईना दिखाता रहेगा, आप भी तेल कंगी आईना प्रधानमंत्री को भेजते रहते हैं, बीच बीच में आईना दिखाते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको थोड़ा बहुत आईना दिखाएंगे, फिर हम आपसे सवालों का जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल जी आ चुके हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि 2 साल में छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल हो गया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो करने की कोशिश करते हैं, केंद्र सरकार का जो रवैया है वो विपक्ष की तरह बर्ताव करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? 2 साल, 15 साल के बाद सत्ता में कांग्रेस आई तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी। 2 साल जो किसी भी सरकार के पहले 2 साल होते हैं, ये फाउंडेशन के होते हैं, आधार बनाने के काम होते हैं। इसी आधार पे आने वाले 2 साल में फाउंडेशन से कुछ स्ट्रक्चर ऊपर दिखेगा। ये 2 साल जिसको बर्बाद हुआ है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जिस प्रकार 2 साल में मैं कहना चाहूँगा कि 2 नई सड़क, 2 नए पुल, 2 नए स्कूल, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में खड़ा किया हो। छत्तीसगढ़ में 2 साल में विकास के नाम से पूरे विकास ठप हो चुका है। विकास के नाम से यदि कहा जाए तो नरवा, गुरुआ, गरुआ, बारी, और इन चारों में यदि 2 साल में कोई काम हुआ है तो सिर्फ गोबर खरीदी की व्यवस्था हो रही है। और मुझे लगता है कि बिहार में एक चारा घोटाला हुआ था, यहाँ गोबर घोटाला होने की स्थिति आने वाली है। लेकिन जो भूमिका कहते हैं कि विपक्ष की, जब आप भूमिका की बात करते हैं तो आपने कहा था इसी मंच पर जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस को लीड कर रहे थे और आप इसी मंच पर मुख्यमंत्री के तौर पर थे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, तो इन्होंने कहा था कि आपका जो नारा है अब की बार 65 पार वो हमारे लिए लगा रही बीजेपी, और वो नतीजों में आया। और भूपेश बघेल जी ने यह भी कहा था कि अब डॉक्टर साहब की या बीजेपी की जाने की बारी है, हमारे आने की बारी है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि 2 साल में आप किन बातों को लेकर निराश हैं, और आपकी 15 साल की उपलब्धियों पर ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपने बेस नहीं बनाया होगा? बेस पर तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, कभी कांग्रेस होगी कभी बीजेपी होगी। तो ऐसा क्या निराश कर दिया भूपेश बघेल जी ने आपको? 15 साल छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ हमें कैसा छत्तीसगढ़ मिला कर था? पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, भूख और गरीबी से युक्त छत्तीसगढ़, और वो छत्तीसगढ़ जो क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था, जिसकी वजह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नया राज्य का निर्माण किया। गरीबी से और पलायन से, पीड़ा से मुक्त कराने का काम हमने 15 साल में
माइलस्टोन तय किए हैं, जिसको इतिहास में लिखा गया है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्यान्न सुरक्षा कानून, जहाँ पे लोग कुटकी खाते थे, जहाँ लोग भूख से मौत होती थी, वहाँ हमने 70-80 लाख लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का कानून बना के हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया, जहाँ 70-75 लाख लोगों तक राशन पहुँचाने की व्यवस्था, नमक पहुँचाने की व्यवस्था, चना पहुँचाने की व्यवस्था, उन गरीबों के घर में खुशहाली आए, इसके लिए कार्य योजना बनाई। न केवल पीडीएस सिस्टम बनाया, बल्कि प्रोक्योरमेंट का हिंदुस्तान का सबसे मजबूत सिस्टम, ये माइलस्टोन है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि ये माइलस्टोन कि पीडीएस को और प्रोक्योरमेंट को कैसे मजबूती से खड़ा किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत खड़ा हो सकता है। छत्तीसगढ़ पूरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। मैं आपको बता दूं, 1400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 30,000 किलोमीटर सड़क से 60,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बस्तर से सरगुजा तक कनेक्टिविटी, 4,000 मेगावाट पावर जनरेशन होता था, 24,000 मेगावाट पावर जनरेशन में जाके हम रुके हैं। 15 साल की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए। छत्तीसगढ़ एजुकेशन हब बना, छत्तीसगढ़ पावर हब बना, छत्तीसगढ़ स्टील हब बना। छत्तीसगढ़ में जो काम हुए इस 15 साल के अंदर, एजुकेशन में आप देखिए, यानी IIT, IIM, NIT, ये सारे इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ जैसे जगह में आए और छत्तीसगढ़ में काम करें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NIT, ये संस्थान छत्तीसगढ़ में आते हैं। 2 मेडिकल से 10 मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये सब काम जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, ये बेस बना है छत्तीसगढ़ का। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि सब कुछ आपने किया, 15 साल में एकदम विकास की गंगा बहाती, जनता ने घर क्यों बैठा दिया आप लोगों को? 15 साल बाद जनता के सामने झूठे वादे, झूठे नारे, और वो झूठे नारे और खोखले वादे में जनता बह गई। जनता को लगा कि 2 साल का बोनस मिल जाएगा। आज तक किसान 2 साल का बोनस का इंतजार कर रहा है कि 2 साल का बोनस कहाँ मिलेगा। 11,000 रुपये इंतजार कर रहा है। आज भी नवयुवक इंतजार कर रहा है, 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। 2,500 रुपये धान की कीमत। क्या किसी व्यापारी से कोई किसान अपना सामान बेचता है, 100 साल भर बाद भी उसका पूरा पेमेंट नहीं होता, उस व्यापारी को तो हम बेईमान बोल देंगे कि किसान का 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ 16 महीने बाद यदि पेमेंट हो रहा है पिछले साल के धान खरीदी का, तो आने वाले धान खरीदी पता नहीं 1.5 साल 2 साल बाद होगा कि कब होगा। सवाल इस बात का है कि किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए, शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें हुई, 2,500 रुपये कीमत देने की बात हुई। इन वादों से किसान को लगा कि हाँ, ये कोई नई क्रांति आ जाएगी, नए विषय आ जाएगा। मगर अंत में जब देखते हैं कि 2 साल में जो फाउंडेशन इतना खोखला है, तो आने वाली इमारत कैसे बनेगी? डॉक्टर साहब, इसको ऐसे देख लेते हैं कि चलिए कांग्रेस ने झूठे वायदे किए आपकी नज़र में और उन्होंने, जनता ने भरोसा कर लिया, लेकिन किसानों से आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे। आप किसान आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली से के चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं, चाहे वो कहीं के किसान हो, तो आप पर भरोसा क्यों नहीं उनको? आपने भी तो वायदे किए थे, ये सरकार ने किए। ये राष्ट्रीय स्तर में जहाँ तक सवाल है कि किसान आंदोलन को फिर से हम चर्चा कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन में किसानों के हित के इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमने केंद्रीय स्तर में उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी है। ये धीरे से किसान को समझ में आ जाएगा। आंदोलन चलते हैं, कुछ दिन तो चलते हैं, मरी धीरे धीरे चर्चा के दौर के बाद किसान को भी समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे गलत है, और सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि उसको और क्या अतिरिक्त करना है। अच्छा, राम के मुद्दे पर आप लोगों की बड़ी तकरार रहती है कांग्रेस और बीजेपी की कि ये राम विरोधी हैं कांग्रेस वाले, लेकिन भूपेश बघेल सरकार राम पथ गमन पर काम कर रही है, कौशल्या माता का मंदिर बनवाया जा रहा है। तो अब उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि राम पर लोग विरोधी कहते हैं कि राम पर क्या बीजेपी का पेटेंट है। पहले तो आप लोगों को ये कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और खूब फायदा उठाया आप लोगों ने। अब चलिए, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद काम शुरू हुआ, शिलादान, शिला पूजन सब कुछ हो गया। अब कहाँ पर दिक्कत है? कांग्रेस अगर कहे कि जय श्री राम, या कांग्रेस कहे कौशल्या माता का मंदिर बनेगा, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? ये राम का प्रभाव है। भगवान राम के प्रभाव से ऐसे लोग भी राम राम करने लगे जो जीवन में राम का नाम ही नहीं लेते थे। राम को गाली देने वाले लोग भी राम राम कर, कम्युनिस्ट भी बोलने लगे। ये तो भगवान राम की कृपा, असीम कृपा है। और मंदिर राम के काज में जो भी आता है सबका स्वागत है भाई।
किसका विरोध है, क्यों नहीं है? राम काज में जो आएगा वो राम उसको भला करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस आए, कम्युनिस्ट आए, दूसरे लोग भी आए और आएंगे सब। धीरे धीरे सबको रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जो भी राम का विरोध करते थे वो भी अब सड़क में आ गए, उनकी मानसिकता भगवान बदल देता है जी। डॉक्टर साहब, एक आरोप और है कि जहां पर आपकी सरकार नहीं, वहां राज्यपाल आप लोगों के बिहाफ पर सरकारों को डिस्टेबलाइज करती हैं, उनके तमाम जो काम है उनमें डंगा लगाती हैं, या फिर वो खुद मुख्यमंत्री के या सरकार के जो अधिकार होते हैं, कई बार वैधानिक एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी मर्यादा भी तोड़ देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस या विरोधियों की सरकारें हैं, वहाँ पर आप टूल के तौर पर राज्यपाल के पद का इस्तेमाल करती है आपकी पार्टी। राज्यपाल की भूमिका किसी भी प्रदेश में इतना ही होती है कि जो सरकार काम कर रही है उसमें मॉनिटरिंग की के लिए एक सिस्टम है और वो बेहतर सुझाव और सलाह देने का अधिकार होता है और वो देते रहते हैं। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उन्हें कुछ अपने तरह से सलाह देना है, क्रियान्वयन की जवाबदारी राज्य सरकार की है, मगर जहाँ गवर्नर को लगता है कि उनके कुछ सलाह देना है तो सलाह देते रहते हैं, उसको हस्तक्षेप नहीं मानना चाहिए। मैंने लंबे समय तक बीजेपी को कवर किया, आरएसएस को कवर किया, वीएचपी को कवर किया, कांग्रेस को भी कवर किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके साथ विदेश यात्राओं पर भी मैं गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको भी कवर किया। अक्सर मैंने एक आरोप सुना था कि कांग्रेस सीबीआई, ईडी और केंद्रीय एजेंसियों को, चाहे वो दूसरी एजेंसियां और भी हों, उनका इस्तेमाल टूल की तरह करती है विरोधियों को दबाने के लिए कांग्रेस। अब वही काम बीजेपी कर रही है। विपक्ष का आरोप ये है कि जैसे ही चुनाव आएंगे तो आप इनकम टैक्स की रेड होगी, ईडी लग जाएगी, सीबीआई का दबाव बनाया जाएगा। तो उसी तोते को आप लोगों ने पकड़ लिया, आप गर्दन उसकी पकड़ लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ ईडी को दिखता है कि उसके लायक कोई मामला है तो ईडी वहाँ पे सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी चुप बैठने के लिए नहीं है। सीबीआई है, ईडी है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए वो जाते हैं। तो ये तो एक मैकेनिज्म है, उसका प्रोटोकॉल है उसका अपना। डॉक्टर साहब, चलिए मैं राजनीति से हट के पूछ लेता हूँ। मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, ममता बनर्जी खुद हो, ममता बनर्जी के लोग हों, और भी बहुत से लोग हैं, चाहे अमरिंदर सिंह के बेटे का मामला हो, जब भी कुछ गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो वो कमलनाथ हों, मैं नाम गिना देता हूं आपको, तो आपको लगता है कि सारी सस्पिशियस गतिविधियां पॉलिटिकल सिस्टम में केवल और केवल विरोधियों के घर में हो रही हैं? बीजेपी एकदम पाक साफ है? ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले वर्षों में और पिछले 30-40 साल का इतिहास देख लें तो इस प्रकार के मामले बने थे। अब उसको राजनीतिक दृष्टि से बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, वो एक अलग विषय है। डॉक्टर साहब, आखिरी 2 सवाल मैं ले लेता हूं। भूपेश बघेल जी बैठे हैं, अब सुन लिया होगा, मैं चाहता था कि वो थोड़ा सुने। भूपेश बघेल सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की चर्चा होगी अब। चलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप विपक्ष के कद्दावर नेता के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार से बचे हुए 3 साल में क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विपक्ष की भूमिका होती है, सड़कों पर उतरने की भूमिका होती है, या जनता के साथ कई मुद्दों पर कंधे से कंधे मिलाने की बात होती है, तो आप लोग भी थोड़ा आराम फरमाने के मूड में आ गए हैं। भूपेश जी से क्या अपेक्षा है बचे हुए 3 साल में? देखिए, मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही होती है और जिस दिन कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ लेता है उसके दूसरे दिन अपने चीफ सेक्रेटरी को सामने बुलाता है और पार्टी का घोषणा पत्र उसके हाथ में रखता है और बोलता है कि ये मेरा घोषणा पत्र है, इस आधार पे आने वाली 5 साल की कार्य योजना बननी चाहिए और 5 साल में इस घोषणा पत्र के एक एक बिंदुओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। ये होता है निश्चित एक प्रक्रिया। अब चीफ सेक्रेटरी जो भी हो, मुख्यमंत्री जी का ये 3 साल में जो घोषणा पत्र के बिंदु बाकी हैं उन बिंदुओं का क्रियान्वयन 100% आने वाले 3 साल में हो, चाहे वो शराबबंदी का हो, 2 साल का बोनस हो, बेरोजगारी भत्ता का हो और अन्य विषय जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसका 100% क्रियान्वयन होना चाहिए। ये जनता चाहती है, मेरा कहने की जरूरत नहीं है, ये जनता घोषणा पत्र को देखती है और कहती है। कहा जा रहा कि कोरोना काल में, कोरोना से भारत ने निपटने में तो बहुत
चुस्ती मुस्तैदी दिखाई। राहुल गांधी भी सवाल उठाते रहे, सरकार पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि समय रहते करते तो और बेहतर स्थितियां होती। लेकिन जो माइग्रेशन हुआ, जो मजदूरों की नौकरियां गई, जिस तरह से अफरा तफरी मची, रोजगार का जो स्तर है और अर्थव्यवस्था जो गर्त में चली गई है, उसके लिए कहा जा रहा है कि आपकी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। आपके जो बड़े बड़े मंत्री हैं जो केवल बयानबाजी करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और जीडीपी नेगेटिव होने का जो अब दोष है वो आपकी केंद्र की सरकार का है और राज्यों की सरकारें भी नाकाम रही लगभग इस मामले में। राज्य सरकार की भूमिका कोरोना के काल में पलायन करने वाले मजदूरों को राज्य सरकारों ने, मैंने देखा है, हजार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया वो उस मजदूरों को, परिवार को, पलायन करने वालों को देते हुए देखा है। मध्य प्रदेश की सरकार को देखा है कि कोरोना से पीड़ित जितने भी गरीब लोग थे, जो कोरोना से पीड़ित थे, लाखों की संख्या में 100% इलाज कराया है। छत्तीसगढ़ में कोई गरीब कोरोना से प्रभावित हो जाए, उसको 2 लाख से लेकर 8 लाख तक का बिल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करना पड़ा। तो सरकार की जवाबदारी होती है ऐसे कठिन समय में उस क्षेत्र की जनता का, हमारी स्टेट की जनता का मैक्सिमम, वो चाहे उनके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, मेडिसिन की फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, उनको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हो, ये सारी चिंता राज्य सरकार को करना चाहिए। जहाँ जहाँ राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही है, ये 100% हो रहा है। जहाँ राज्य सरकार असफल हुई है, वहाँ दिक्कतें आई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ विपक्ष की भूमिका रहेगी और आप सरकार को जगाते रहेंगे। हम, मेरे सहयोगी दिव्या हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि वो मंच पर आएँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।